So, good afternoon, student. आज हम पढ़ेंगे लिवर कैंसर, ठीक है। इससे पहले हमने कंप्लीट किया था स्टमक कैंसर और कॉलन कैंसर। सो टुडे वी स्टडी अबाउट लिवर कैंसर और आज हम साथ ही साथ दो डिजीज़ कवर करेंगे जो कि एक सर्वाइकल कैंसर भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिवर कैंसर के बारे में समझते हैं। सबसे पहले लिवर के बारे में समझते हैं। लिवर इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन आवर बॉडी, मतलब अपने होल ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है लिवर, और सबसे बड़ा ऑर्गन भी लिवर ही है ना। तो यहाँ पर लिवर कैंसर में सबसे पहले तो हम नॉर्मल लिवर को समझते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल लिवर का शेप और स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये जो है ये है एक नॉर्मल लिवर। पर अगर इसी लिवर में कोई डिफॉर्मिलिटीज आ जाए तो ये लिवर कुछ इस तरीके का हो जाता है। पूरा श्रिंक होकर ये सिरोसिस एज वेल एज द कैंसर की कंडीशन में होता है। ये है एबनॉर्मल लिवर, ठीक है, या फिर कैंसरस लिवर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। नॉर्मल लिवर की जब हम बात करते हैं तो नॉर्मल लिवर का जो वेट और जो कलर है, कलर उसका ब्राउनिश कलर का होता है, ठीक है। और जो कैंसरस लिवर है उसका पिंक कलर का कुछ अपीयरेंस होता है, पिंक और येलो कलर का, है ना। तो नॉर्मल लिवर में अगर कोई डिजीज कंडीशन हो जाए, सपोज हेपेटाइटिस बी वायरस या फिर हेपेटाइटिस सी वायरस का कोई डिजीज कंडीशन हो जाए, या बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन होने की कंडीशन में भी इस तरीके का कुछ लिवर का अपीयरेंस दिखता है। तो अब आइए हम देखते हैं लिवर कैंसर के बारे में। तो लिवर कैंसर क्या है? एक हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा है जिसमें कि कैंसरस सेल जो होती है वो डेवलप होने लगती है, ठीक है, लिवर में। और ये एक प्राइमरी लिवर कैंसर होता है जिसको हम हेपेटोमा बोलते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर हमारे यहाँ पे मतलब इंडिया में या बाहर भी कहीं देखने को मिले लिवर कैंसर के पेशेंट, तो वो 90 to 95% कैंसर होते हैं, प्राइमरी सेक्शन में अराइज होते हैं, जैसे कि हेपेटोमा जिसे हम कहते हैं। तो ये जो कैंसरस लिवर होता है उसको हम हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा या फिर कैंसर भी कहते हैं। तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ तो जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो लिवर कैंसर क्या है? लिवर कैंसर हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा is a cancer arising from the liver
It is also known as primary liver cancer or hepatoma. The majority of primary liver cell, the majority of primary liver cancer over 95% are patients suffered, okay, arise from the liver cell, and is called hepatocellular cancer or carcinoma. So here we have seen what is liver cancer. Liver cancer is hepatocellular carcinoma. It's a cancer arising from the liver. It is also known as primary liver, okay, and primary liver cancer, which is also known as hepatoma. The majority of the primary liver cancer, cover 90 to 95%, arise from the liver cell and is called hepatocellular cancer or carcinoma. Okay, so here the carcinoma is the cancer is arise from the liver cell. ये एक जो नॉर्मल लिवर है यहाँ पर डिस्ट्रक्शन होने लगता है सेल का, ठीक है, ये अपने डीएनए से मैच करने लगते हैं. मैं आपको पैथोफिजियोलॉजी में आपको बताऊंगी इसमें क्या हो रहा है. ये अपने डीएनए, जो सेल का जो डीएनए होता है उससे जाके कनेक्ट हो जाते हैं और उसके डीएनए से फिर ये अपनी सेल बनाने लगते हैं, सेल ग्रोथ होने लगती है, ठीक है, जिसके कारण क्या कॉज कर देता है, कैंसरस सेल, ठीक है, कैंसरस सेल, जिसके कारण क्या ये हो जाता है, कार्सिनोमा सेल ग्रोथ, जिसके कारण कैंसर लीड हो जाता है, ठीक है. तो यहाँ पर ये इस तरीके का जो सिम्टम दिख रहा है, इस तरीके का जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, इसमें जो ये जो ग्रोथ है, ये जो लिवर है, इस कैंसर के सेल का डेवलपमेंट है और इस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाता है. नॉर्मल लिवर ये इस तरीके का होता है. इसने अपने कैंसर के सेल के साथ डीएनए कनेक्ट कर लिया, उसके बाद इसने सेल ग्रोथ करी, सेल ग्रोथ होने के कारण ये कार्सिनोमा ग्रोथ जो हुई, ओवरऑल इसमें क्या लीड कर दिया है, कैंसर लीड कर दिया. तो ये होता है, इसकी डेफिनेशन इस तरीके से बताई गई है. तो लिवर कैंसर को हम हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी कहते हैं, जो कि लिवर में होता है. इसको प्राइमरी लिवर कैंसर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेपेटोमा बोलेंगे. और मेजॉरिटी ऑफ द प्राइमरी कैंसर को, मतलब जैसे 90 to 95% तक कैंसर हो गया है लिवर में, तो लिवर सेल में, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, करेक्ट.
तो ये था इसकी डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर के बारे में, ठीक है। तो इसका रिस्क फैक्टर क्या है, हम अब यहाँ पे लिखेंगे इसके रिस्क फैक्टर। सबसे पहला क्या होगा, लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस की कंडीशन में रिस्क फैक्टर या फिर ईटियोलॉजी, सबसे पहला क्या है, सिरोसिस ऑफ लिवर, ठीक है। देन द सेकेंड थिंग इज सिरोसिस ऑफ लिवर हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, अल्कोहल कंजप्शन, ठीक है। अगर देखो ईटियोलॉजी रिस्क फैक्टर सेम, मतलब रिस्क फैक्टर है कि ये चीज़ों की वजह से, और ईटियोलॉजी एक टाइप का कॉजेज होता है कि हाँ इन वजह से ही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम रिस्क फैक्टर और ईटियोलॉजी को मर्ज करके लिख रहे हैं, ठीक है। थर्ड है अपना हेपेटाइटिस बी, नेक्स्ट अपना हेपेटाइटिस सी, देन हमारा हेपेटो कार्सिनोमा, सॉरी हीमो का hemochromatitiस CHORMATITIS, chromatitis. Next is afflex, it's not needed here. So these are the risk factor and etiology of the cancer, liver cancer, okay. So what the first etiology, liver cirrhosis की condition हुई। liver cirrhosis मतलब एक disease होती है, ठीक है। उस condition में cancerous cell generate होने लगेगी, फिर alcohol, ठीक है, फिर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, फिर हेपेटो कार्सिनोमेटाइटिस, ठीक है, सॉरी क्रोमेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस बी और सी आपको पता होगा। हेपेटाइटिस ए जो होता है जॉइंडिस की वजह से होता है ना, सॉरी हेपेटाइटिस बी जो होता है, हाँ हेपेटाइटिस ए जो होता है, हेपेटाइटिस के जो सिम्टम्स है वो जॉइंडिस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस बी और सी डायरेक्ट ही इफेक्ट करता है हमारे लिवर पे, ठीक है, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम पे। सो दीज आर द रिस्क फैक्टर। अब हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो देखो हमेशा जब भी हम पैथोफिजियोलॉजी बनाते हैं, ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि इसके पैथोफिजियोलॉजी में हम रिस्क फैक्टर या कॉजेज क्या ले रहे हैं, ठीक है। या सिरोसिस ऑफ लिवर हुआ, या स्मोकिंग भी कर रहा है तो भी लिवर में ही इफेक्ट होगा। तो अभी हम बात करते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। देखो कभी भी तुम लोग ये ध्यान में रखना कि कभी भी जब हम पैथोफिजियोलॉजी बनाते हैं तो हमेशा है ना बहुत इजी फॉर्म में बनाओ, कि पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन करो कि हो क्या रहा है, ठीक है। सबसे पहले डिजीज कहाँ से अराइज हो रही है, दूसरी चीज ये देखना है कि भाई अगर यहाँ से अराइजिंग हो रहा है डिजीज का तो हम स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे लेकर आए फॉर्म में। जैसे कि इटियोलॉजी लिखी, इटियोलॉजी के बाद कैसे उसने अपना इंक्यूबेशन पीरियड बनाया, फिर क्या हुआ, फिर डेफिनेशन का कुछ पोर्शन उठाओ। जैसे मैं अभी आपको बता के दिखाती हूँ यहाँ पे। तो जो इटियोलॉजी है, जैसे कि सबसे पहले तो ये लिखो, ड्यू टू एनी etiological factor, या इफेक्ट, ठीक है, फैक्टर।
जैसे कि स्मोकिंग ले लो या सिरोसिस ले लेते हैं, ठीक है। ओके, अब ये लिवर सिरोसिस क्या क्रिएट कर रहा है, इनलार्ज हो रहा है, ठीक है। और इरेग्नेट टू द लिवर सेल, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि डीएनए क्या कर रहा है, ये इससे कनेक्ट कर रहा है ना। तो ये जो नॉर्मल सेल है उसका डीएनए किससे, ये वाले कैंसर सेल से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिवर सेल which create the dye, इसके कारण जो नॉर्मल सेल है वो क्या हो गए, मर गए और इनके सेलिन ने जनरेट किए, ठीक है। तो यहाँ पे बाइंड्स विथ cells of DNA and damage the cell. Okay, next thing is cellular changes हुए, यहाँ पे क्या हुआ, cellular changes हुए यहाँ पे, उसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे changes आ गए and abnormal cell growth हुई। Which leads to the lungs cancer। ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी में हम देखेंगे तो किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी रिस्क फैक्टर या किसी भी तरह का इटियोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि उसमें से हमने एक पिक कर लिया सिरोसिस ऑफ लिवर, ठीक है, पेशेंट को हुआ है। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, एनलार्जमेंट हो रहा है लिवर की सेल में, जो कि जो नॉर्मल सेल है उनको क्या कर दे रही है, डाई, मतलब मार दे रही है। फिर वो क्या कर रहे हैं, बाइंड हो जा रहे हैं, किसके बाइंड मतलब जुड़ना, ठीक है, बाइंड हो जा रहे हैं डीएनए की सेल से और डैमेज कर रहे हैं जो उसकी नॉर्मल सेल है उनको, ठीक है। फिर उसके बाद सेलुलर चेंजेस होने के बाद वहां पे एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होने लगी, ठीक है, यहाँ पे लिखा ना सेलुलर चेंजेस एंड एबनॉर्मल ग्रोथ, सेल्स में चेंज होने लगा, जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे लंग्स कैंसर कॉज हो गया, राइट। तो ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। देखो मैंने सबसे पहले अपना रिस्क फैक्टर और इटियोलॉजी का एक कुछ लिया पार्ट, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा लिवर सेल जो कि उसकी जो सेल है वो डाई होने लगी, फिर डीएनए उसके साथ बाइंड हो गया, तो जिसके कारण उसने सेल को डैमेज किया, मतलब स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया कि किससे क्या हो रहा है, इसी तरीके से पैथोफिजियोलॉजी बनानी है आप लोगों को। फिर यहाँ पे सेलुलर चेंजेस हुए, एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगी, उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, लंग्स कैंसर कॉज हो गया, ठीक है। तो ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब हम बात करेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। अब हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करेंगे, फिर हम इसका डायग्नोसिस देखेंगे। तो सबसे पहला क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या आएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, पेन होगा, ठीक है,
पेन कहाँ हो रहा है? पेन इन द राइट अपर एब्डोमेन इन द abdomen में the pain may be extend to the back and shoulder. Right upper abdomen, right upper abdomen, right upper abdomen. यहाँ पे हमारा लिवर प्रेजेंट होता है, इस तरफ हमारा लेफ्ट साइड में स्टमक होता है, तो इस तरफ पे हमारा राइट अपर, मतलब ये कौन सा रीजन है? राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन. ठीक है. एब्डोमेन के कितने पार्ट्स होते हैं? इस तरीके से 9 क्वाड्रेंट होते हैं. ठीक है. दिस वन इज अम्ब्लाइकल. ठीक है. तो ये वाले रीजन में यहाँ पे होता है लिवर. तो ये राइट हाइपो मतलब नीचे, कॉन्ड्रिक इसलिए क्योंकि चेस्ट के नीचे है इसलिए. ठीक है. ये रीजन है. ठीक है. ये है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन. तो राइट अपर एब्डोमेन भी इसको बोल सकते हैं. तो राइट अपर एब्डोमेन में क्या हो रहा है? पेन हो रहा है. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? पेन इन दी राइट अपर एब्डोमेन. Okay, the first clinical manifestation. Next is swollen in the right upper abdomen. मतलब swollen मतलब फूल गया है. ठीक है. वहां पे सूजन आ गई तो ब्लोटिंग होगा. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा? swollen the right upper abdomen. ठीक है. Then third one is abdominal lump. Abdominal lump. फोर्थ क्या हो रहा है यहाँ पे? अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस. मतलब जिसका जैसे बता ही नहीं सकते कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इतना ज्यादा सीवियर तरीके से वेट लॉस होगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अनएक्सप्लेन्ड weight loss, GHT. Okay, then the last, the malaise मतलब मैंने अभी आपको बताया था लुस्त लगना, तो malaise होगा. ठीक है. Then sixth one is loss of appetite. loss of appetite क्या होता है? भूख ना लगना. ओके. देन सेवेंथ वन इज वीकनेस. ठीक है. येलो स्किन हो जाएगी और आई भी येलो हो जाएगी. ठीक है. फीवर होगा. लिवर डैमेज होगा. ठीक है. तो ये सारी कंडीशन किसकी है? हमारे लिवर कैंसर की. तो लिवर कैंसर में और भी बहुत सारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है. इसमें स्प्लिनोमेगैली होगी, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी होगी. ठीक है. ये सारी डिजीज के कंडीशन है. ठीक है. फ्लूइड रिटेंशन होगा, असाइटिस जिसको हम बोलते हैं. ठीक है. मैं लिख देती हूँ फिर भी. 11th वाला फ्लूइड रिटेंशन. अब आप लोगों ने कभी देखा होगा किसी का पेट जो है बहुत ज़्यादा फूला हुआ रहता है, स्वेलिंग रहता है, उस कंडीशन में जो हमारा पेरिटोनियल कैविटी का जो फ्लूइड है, ठीक है, वो क्या हो जाता है? रिटेन हो जाता है. और पूरे पेरिटोनियल कैविटी में जो
पेरिटोनियम फ्लूइड है वो उसमें मिक्स्ड हो जाता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, असाइटिस। फिर वो एक निडल से डाल के और फिर बॉटल में वो येलो येलो फ्लूइड निकालते हैं, तो कभी प्रैक्टिकल में देखना। तो यहाँ पे फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे नोजिया वोमिटिंग भी होगा। Here the nausea is different. ये जो उल्टी आने से पहले उपके जैसे आते हैं ना, उल्टी जैसा फीलिंग होता है, दैट दोज फीलिंग इज नोन एज नोजिया, एंड वॉमिटिंग इज उल्टी आना, ठीक है। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होगा। क्या होगा, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में, हम डिस्कस करते हैं जल्दी से। यहाँ पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पेन हो रहा है राइट अपर एब्डोमेन में, है ना। फिर क्या हो रहा है, सॉलन हो रहा है अपर एब्डोमेन में, जिसको हम ब्लोटिंग भी बोलते हैं। एब्डोमिनल लंप हो रहा है ना। फिर यहाँ पे अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है, मलेज हो रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट जिसको भूख ना लगना, वीकनेस होती है, येलो स्किन हो जाती है, और येलो आई कलर, आई का जो ये जो वाइट वाला पोर्शन है वो, ठीक है, वो वाला पोर्शन पूरा येलो हो जाता है। फीवर हो रहा है, लिवर डैमेज हो रहा है, फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है जिसको हम एसाइटिस भी कहते हैं, नोजिया वोमिटिंग हो रहा है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो ये सारे क्या है इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है। तो डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे, हमेशा जब भी कोई भी चीज़ का डायग्नोसिस करते हैं तो हम उसमें सारे इन्वेस्टिगेशन के पोर्शन करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में क्या, डायग्नोज करना है, क्योंकि हमें डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है कि बताना है कि हाँ ये डिजीज है। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर को बताया पूरे सिम्टम्स कि ठंड लग के बुखार आ रहा है, सर दुख रहा है ना, और बहुत ज़्यादा शिवरिंग हो रही है, ये सब। तो ये सारे सिम्टम्स आपने सपोज आपने डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर क्या करेगा, अज्यूम करेगा, कभी भी एग्जैक्ट वो नहीं कहता कि ये डायग्नोसिस है, वो अज्यूम करेगा कि ये सिम्टम्स इस वाली डिजीज से भी मैच करते हैं सर। तो वो कंफर्म करने के लिए आपको क्या बोलेगा, लेबोरेटरी टेस्ट कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, है ना। तो ब्लड टेस्ट में आपका मलेरिया और टाइफाइड दोनों का टेस्ट होगा, क्योंकि दोनों ही डिजीज में ऐसा कुछ होता है ना, भूख नहीं लग रही है ऐसा वैसा। तो जब वो ये टेस्ट करके कंफर्म रिजल्ट आ जाएगा, तब वो आपको तब तक आपको आपके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लिख के देगा, जैसे बुखार ना आए, दर्द ना हो, ये वो। फिर जब रिपोर्ट आ जाती है तब जाके वो आपको एडमिट या फिर और सारे प्रिस्क्रिप्शंस प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से हम डायग्नोसिस करते हैं। तो हमेशा डायग्नोसिस में क्या आएगा, सबसे पहले हमेशा आएगा यहाँ पे लेबोरेटरी ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशन, सॉरी। इसमें क्या आएगा, जैसे ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ठीक है। पूरा ब्लड टेस्ट में, आपके ब्लड टेस्ट में 3-4 चीज़ें आ जाती है अपने, प्लेटलेट्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और पूरा सीबीसी। अब इसमें इसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये सारी चीज़ें आ जाती है ना। और प्लेटलेट्स में भी हम इसको काउंट कर लेते हैं, और आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन है, एचबी कितना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हम इसको सिटी एक्सरे के लिए बोलेंगे, सिटी स्कैन मतलब कंप्यूटेड टोमोग्राफी के लिए, और एक्सरे के लिए, एज वेल एज इफ नीडेड एमआरआई भी। तो ये सारी चीज़ें हम डायग्नोस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं कि हमको कंफर्म पता हो कि हाँ पेशेंट को यही हुआ है,
ये था किसके अंदर, डायग्नोसिस के अंदर। अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में मैंने आपको पहले भी बताया कि मैनेजमेंट हम 3 तरीके से देखते हैं। पहला होता है मेडिकल, दूसरा होता है सर्जिकल, और तीसरा जो मैनेजमेंट होता है वो होता है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो हम सबसे पहले ये 2 ट्रीटमेंट देखेंगे। तो मेडिकल मैनेजमेंट में तो आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही होगा, ठीक है, जैसे कि हमने ये सारी चीज़ें मेडिकल के अंदर फार्मा रिलेटेड ट्रीटमेंट किया है, ठीक है। तो हम सीधा आते हैं सर्जरी पे। तो मैनेजमेंट में क्या होगा, सर्जरी में सबसे पहली सर्जरी। तो यहाँ पे सर्जरी में किस तरह की सर्जरी होगी, पार्शियल हेपेटेक्टॉमी और लिवर ट्रांसप्लांट। पार्शियल मतलब आधा लिवर, उसको हेपेटेक्टॉमी मतलब आधा लिवर काट के हटा देंगे। तो पार्शियल हेपेटेक्टॉमी, ठीक है, और यहाँ पे लिवर ट्रांसप्लांट मतलब पूरा ही निकाल कर दूसरा किसी डोनर का लिवर हम वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी, RAF एब्लेशन, ठीक है, जिसके कारण रेडियो वेव्स के कारण जो ट्यूमर है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और उसको लोकल हीट करके उसको रिमूव करते हैं। तो क्या होगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, जिसको हम RFA भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, ठीक है। देन थर्ड इज क्रायोसर्जरी और परक्यूटेनियस इथेनो इंजेक्शन। क्रायो सर्जरी करेंगे, ठीक है। इसमें क्रायो सर्जरी जिसमें ये स्टेनलेस स्टील प्रोब सेंटर, एक तरह का स्टेनलेस स्टील एक प्लेसमेंट होती है जो कि जिसमें क्या होता है, जो कैंसरस सेल है, ठीक है, उनको फ्रीज कर लेते हैं और फिर उनके जो सेल है उसको किल कर देते हैं। इसमें हम इस सर्जरी को हम बोलते हैं क्रायो सर्जरी। क्रायो सर्जरी, इस कंडीशन में क्या होता है, जो एक इस क्रायो सर्जरी में एक चीज़ स्टेनलेस स्टील की प्लेसमेंट करते हैं थोड़ा सा ऑपरेट करके, और वहाँ पे इंजेक्शन करते उस सेंटर में ट्यूमर को जो है, वो जो ट्यूमर है, जो कैंसरस सेल है, उनको फ्रीज कर देते हैं, और जो कैंसरस सेल है वो जब फ्रीज हो जाती है तो वो जो जिसकी प्लेसमेंट हुई है वो क्या कर देता है, उसको किल कर देता है। ये होता है क्रायो सर्जरी में। नेक्स्ट इज रेडिएशन थेरेपी। यहाँ पे हम कीमोथेरेपी नहीं देंगे, और थेरेपी, ठीक है। तो ये सारा था मैनेजमेंट के अंदर, राइट। अब हम बात करेंगे इसके प्रिवेंशन के बारे में। तो प्रिवेंशन कैसे होगा, प्रिवेंशन में हम ये बोलेंगे कि आप इसका नर्सिंग मैनेजमेंट भी बनेगा बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी। तो आप नर्सिंग मैनेजमेंट देखेंगे कि नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या हो रहा है, प्री पोस्ट दोनों में। कि प्री में हम पेशेंट को रेडी कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्या चीज़ की कमी है, और पोस्ट में हम देख रहे हैं कि उसके फ्लूइड इन इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस है कि नहीं, इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना, उसको जो सर्जरी है इस पार्ट की केयर करना, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम केयर प्लान में बनाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में। तो जो अगर इसका प्रिवेंशन है, तो वायरल हेपेटाइटिस हुआ है तो वैक्सीन इमीडिएटली उसको लगाओ हेपेटाइटिस की, है ना, जिसके कारण क्या होगा, वो बढ़ेगा नहीं और कैंसर के रूप में फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। अगर अल्कोहल अब्यूजिंग है, अल्कोहल कंजप्ट करता है बहुत ज़्यादा, तो अल्कोहलिक्स है, तो फिर उन सारी चीज़ों को हमें बोलना है कि नहीं लेना है आपको, तो इसके कारण ये हो सकता है, तो उनको पहले ही अवेयर कर दो उन चीज़ों से। इस तरीके से हम इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं, ठीक है।
दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स समराइज ऑल दोज थिंग्स। लिवर कैंसर पढ़ा है आज हमने, ठीक है, तो जिसमें हमने पढ़ा है कि कैंसर कैसे होता है, लिवर में कैसे अराइज होता है, उसको क्या बोलते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमने रिस्क फैक्टर देखे थे, जिसमें सिरोसिस, अल्कोहल, हेपेटाइटिस बी की वजह से, हेपेटाइटिस सी की वजह से, है ना, ये सारी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है वहाँ पे, कैंसर कॉज हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, तो उसमें क्या हो रहा है, एब्डोमिनल लंप हो रहा है, एनलार्जमेंट हो रहा है लिवर का, है ना, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है, मलेज हो रहा है ना, नोजिया वोमिटिंग हो रहा है, फीवर हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सॉरी हमने इसका पैथोफिजियोलॉजी भी देखा, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप ये देखा कि कैंसर कैसे कॉज हो रहा है, कैसे रिस्क फैक्टर लेना है, फिर उसने कैसे अपने डीएनए को बाइंड कर लिया उस सेल से, जिसके कारण वो सेल ग्रोथ रोक के एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होने लगी, है ना, कैंसरस सेल वहाँ पे ग्रो होने लगी, ये हमने देखा। उसके बाद हमने इसके डायग्नोसिस को डिस्कस किया, जिसमें सारे लेबोरेटरी टेस्ट हमने करवाए, क्या क्या चीज़ें होती है उसमें वो देखा, RBC WBC के टेस्ट होते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन होता है ना, तो वैसे डायग्नोसिस देखा। नेक्स्ट हमने बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट में हमने सर्जरीज देखी, जिसमें हेपेटेक्टॉमी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेवेशन है, ठीक है, और क्रायो सर्जरी होती है, ठीक है, और रेडिएशन थेरेपी होती है, ये सारी चीज़ें हमने इसके मैनेजमेंट के सर्जरी पोर्शन में देखी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हमने प्री और पोस्ट के बारे में डिस्कस किया, जिसमें प्री के बारे में कि पेशेंट को ऑपरेट करने ले जाने से पहले उसकी कंडीशन के जितने भी चार्ट्स वगैरह फॉलोअप केयर्स होती है, उन सब चीज़ों को हमको मेंटेन करना। आफ्टर दैट प्री पोस्ट सर्जरी के बारे में जितनी भी पोस्ट सर्जरी से रिलेटेड, सपोज उसकी जो सर्जरी एरिया है उसको क्लीन करना, उसको कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करना, अगर पेन है तो पेन को रिड्यूस करने के लिए उसका इन्फ्लुएंस करना कि भाई इनिशिएटिव लेना कि वहाँ पर पेन रिड्यूस हो, पेशेंट को जो उसका लैक ऑफ नॉलेज है उसको अवेयर करना, चीज़ों को एक्सप्लेन करना। सो दीज ऑल अंडर दी come under the nursing management. Next we have come to the prevention. Prevention में हमने देखा कि उसको लोगों को अवेयर करना, अगर ये चीज़ अगर अल्कोहलिक्स अब्यूजिंग है तो उसको मना करना, उनको चीज़ें सिखाना, उनको बताना कि नहीं ऐसे करो, है ना, और अगर हेपेटाइटिस बी या सी है तो उनके इंजेक्शन मतलब वैक्सीन हो जाओ, ताकि ऐसी सारी कैंसरस सेल वहाँ पे ग्रो ना हो सके, ठीक है। तो ये सारा था आज हमने लंग्स कैंसर में पढ़ा, आगे हम पढ़ेंगे सर्वाइकल कैंसर। थैंक यू क्लास, थैंक यू।